Assalamu alaikum students, finance professional and others relevant accounting and reporting students. Today we are going to discuss IS1 that is relating to presentation of financial statements. ठीक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसे कि स्टैंडर्ड नाम दे रहा है कि कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनकी क्या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है, किस तरह आपने उनको प्रेजेंट करना है और उनमें ओवरऑल कंटेंट उनका क्या होना चाहिए। ठीक है, अब एक तो कंटेंट ये है कि डिफरेंट होगा हर कंपनी के लिहाज से, उस बिज़नेस कंसर्न के लिहाज से। ठीक है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो उसके डिस्क्लोजर्स अलग होंगे, अगर वो सर्विस सेक्टर एंटिटी है उसके अलग होंगे, या अगर वो कोई किसी और सेक्टर से रिलेटेड है तो उसके मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशंस नेचर्स उनके जो कंटेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक प्रेजेंटेशन है, एक फ्रेमवर्क है, वो सबका सेम होगा। ठीक है, जैसे कि स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ये जो 5 या 6 कंपोनेंट्स हैं कंप्लीट ऑफ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की होती हैं। कौन कौन से हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड। ठीक है, अब इसमें हम जाके एक दफ़ा आगे पढ़ेंगे कि कई जगहों पर हम इनको एक साथ मतलब एक स्टेटमेंट की शक्ल में बनाते हैं और कई जगह हम इनको डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अलग और एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो अलग स्टेटमेंट बनाते हैं। उसके बाद है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स टू दी अकाउंट्स। ठीक है, अब नोट्स भी हैं, ये देखेंगे कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। उसके बाद है जी ऑल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड विद इक्वल प्रोमिनेंस। ठीक है, कि ये जो जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये सेट हैं, कंपोनेंट्स हैं, उन सब को आपने एक इक्वल प्रोमिनेंस से प्रेजेंट करना है। मतलब उनका जो फ़ॉन्ट साइज सेम हो, ठीक है, हर किसी की जो प्रेजेंटेशन है, जैसे कि आप टाइम्स न्यू रोमन में ले रहे हैं या किसी और कैलबरी में, किसी भी फ़ॉन्ट साइज़ में वो सेम होनी चाहिए और इक्वल प्रोमिनेंस हो। ये ना लगे कि ये फाइनेंशियल पोजीशन है वो उसका फ़ॉन्ट साइज़ या उसकी जो प्रेजेंटेशन कुछ और है और जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी कुछ और है। नहीं, आपने एक कंसिस्टेंसी जो है ना वो मेंटेन रखनी है। ठीक है, अभी मैं आपको एक कंपनी है, मतलब किसी भी आप कंपनी की उठा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे लिस्टेड कंपनी की, तो उससे भी आपको ये लगेगा कि उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो सेम होती है। ठीक है, मतलब इक्वल प्रोमिनेंस होती है तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि कुछ ओवरऑल कंसिडरेशंस हैं। ओवरऑल क्या कि जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होती हैं उनमें ना कुछ चीज़ें मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ओवरऑल अप्लाई हो रही होती है, मतलब वो एक आप उसे कह लें कि जर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, पहला क्या है जी, फिर प्रेजेंटेशन एंड कंप्लायंस विद IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड फेयरली एज सेट आउट इन द फ्रेमवर्क। कि जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क ने एप्लीकेबल फ्रेमवर्क ने आपको कॉन्सेप्ट्स जो चीज़ें आपको बताई हैं गाइडलाइंस दी हैं, आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसी हिसाब से बनाना है। ठीक है, जैसे एसेट्स की क्या डेफिनेशन है जी, लाइबिलिटीज़ की क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, आपने तमाम जो है उसी लिहाज से इनको प्रेजेंट करना है। उसके बाद एंड इन अकॉर्डेंस विद दी IFRS। ठीक है, और इन स्पेसिफिक इश्यूज उन स्पेसिफिक एसेट्स लाइबिलिटीज से रिलेटेड, मतलब जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, IFRS गाइडेंस उनके बारे में क्या कहती है, आपने उस हिसाब से उसको प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये एक ओवरऑल गाइडेंस है। जैसे कि देखें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में फ्रेमवर्क ने आपको डेफिनेशन दे दी है, एसेट ये होते हैं, नॉन करंट ये है, करंट एसेट्स ये हैं। ये तो करंट और नॉन करंट की बाइफर्केशन भी प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो IS1 है यही बताता है, लेकिन एसेट की डेफिनेशन आपको फ्रेमवर्क ने दी। ठीक है, अब उन एसेट्स पे एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड भी है जिसे आप IS16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कह रहे हैं। ठीक है, आपने फ्रेमवर्क के हिसाब से उसको डिटरमाइन किया कि मेरा एसेट है, लाइबिलिटी है। ठीक है, और फिर आपने एक रेलिवेंट स्टैंडर्ड जो कि IS16 है उसके हिसाब से आपने उसकी रिकग्निशन, वैल्यूएशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिए।
ठीक है। तो दोनों चीज़ों की कंप्लायंस होगी, फ्रेमवर्क की भी और रेलिवेंट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड की भी होगी, ठीक है। तो आपने बाकी तमाम आइटम्स के लिए भी ऐसे ही उसकी प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। ये ओवरऑल कंसिड्रेशन है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, उनके अंदर फर्दर चीज़ें हैं जी। एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, आप उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं। आपने उनको किस स्टैंडर्ड के अंडर किस तरीके से प्रेजेंट करना है, आपने अपने फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से और रेलिवेंट आईएफआरएस स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद है गोइंग कंसर्न, कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है ना, वो गोइंग कंसर्न की बेस पे होनी चाहिए। मतलब गोइंग कंसर्न क्या, कि ये जो एंटिटी है जिसकी हम बना रहे हैं, मैनेजमेंट की असेसमेंट है कि ये फोर्सिएबल फ्यूचर तक इन एग्जिस्टेंस रहेगी, ठीक है। मतलब वो बंद नहीं हो जाएगी, मतलब लिक्विडेट नहीं हो जाएगी, ठीक है, उसके ऑपरेशन सीज नहीं हो जाएंगे। ये असेसमेंट होती है, ये भी एक एंटिटी की, एक मैनेजमेंट की। आप ऑडिटर्स जैसे होते हैं, उन्होंने इसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन करनी होती है कि क्या वाकई ये जो मैनेजमेंट ने हमें अजम्पशंस, एस्टिमेट दिए हैं, वो होल्ड करते भी हैं या नहीं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरल रूल क्या है, गोइंग कंसर्न के बेस पे बनी होगी, लेकिन अनलेस एंटिटी इज इन लिक्विडेशन और हैज़ सीज ट्रेडिंग, देयर इज इंडिकेशन दैट द एंटिटी इज नॉट गोइंग कंसर्न, ठीक है। लेकिन कुछ मामला हो सकते हैं कि एंटिटी बैंकरप्ट होने वाली है, या उसके खिलाफ बड़ी हाई लिटिगेशंस चल रही हैं, या शेयर होल्डर्स ने या क्रेडिटर्स ने उस पर जो है वो लिक्विडेशन सूट जो है फाइल किए हुए हैं, तो लगता नहीं है कि 12 महीने मज़ीद चल पाएगी। तो इस केस में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो गोइंग कंसर्न की बेस पे नहीं बनाने, बल्कि आपने इस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ब्रेकअप बेसिस पे बनानी है, ठीक है, ब्रेकअप बेसिस या लिक्विडेशन बेसिस पे। वैसे जनरल रूल क्या है, गोइंग कंसर्न की बेसिस पे बनानी है। उसके बाद अब वो ब्रेकअप बेसिस और जो लिक्विडेशन बेसिस क्या होते हैं, उसमें ये होता है कि तमाम आपके करंट नॉन करंट एसेट्स हैं वो करंट एसेट्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि 12 महीने से बाद तो गेम चलनी नहीं ना, ठीक है। तो वो तमाम जो एसेट्स हैं आपके नॉन करंट, वो करंट में बन जाएंगी, और इसी तरह जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ बन जाएंगी, और एसेट्स को आप करंट जो वैल्यू है उनकी उस पर आप रख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये ओवरऑल कंसिड्रेशन है कि आईएफआरएस से कंप्लायंट होनी चाहिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फ्रेमवर्क से कंप्लायंट होनी चाहिए, गोइंग कंसर्न की बेसिस पे बनी हो, और अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग आपको पता है कि इनकम और एक्सपेंसेस को आपने तब रिकॉर्ड करना है व्हेन दे गेट ड्यू और इनकर्ड, नॉट व्हेन यू रिसीव्ड और पेड, ठीक है। तो आपने अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे चलना है। लेकिन एक चीज़ है, जो आप कैश फ्लो जो है वो आप कैश बेसिस पे बना सकते हैं, ठीक है, वो कैश बेसिस पे बनी होती है। उसके बाद है जी प्रेजेंटेशन कंसिस्टेंसी, एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू रिटेन प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आपने उनको एक उनकी प्रेजेंटेशन में कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, ठीक है। आपके जो नॉन करंट एसेट्स हैं, वो नॉन करंट एसेट में जो चीज़ें आ रही हैं वो एक कंसिस्टेंट तरीके से हर साल नॉन करंट एसेट में ही आए, ठीक है। जो करंट में है वो करंट में आए, अनलेस अनटिल के सर्कमस्टांसिस रिक्वायर्स अमेंडमेंट्स और चेंजेस, ठीक है। आपने ये नहीं है कि एक दफ़ा एसेट्स को आपने नॉन करंट में दिखा दिया, अगले साल करंट में दिखा रहे हैं, फिर नॉन करंट में दिखा रहे हैं, या एक दफ़ा आपने इंटेंजिबल एसेट कोई सॉफ्टवेयर आपने वो इंटेंजिबल में शो करवा दिया, ठीक है, और अगले साल आपने उसको अलग से क्लासीफाई कर दिया। नहीं, आपने एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, ठीक है। उसके बाद है जी मटीरियलिटी एंड एग्रीगेशन। आप देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बना रहे होते हैं तो उसमें एक एंटिटी की बिजनेस नेचर, ऑपरेशंस के लिहाज से डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं, ठीक है, और साल में मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन हर किसी एंटिटी का डिफरेंट कर रहे होते हैं। तो अब क्या हमें एक सेम नेचर की ट्रांजेक्शन जो हो रही है साल में, मतलब 10,000 ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, क्या उनको वन बाय वन दिखाएंगे? नहीं, आप उसको एग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपने क्लाइंट को डिस्काउंट दिया है, ठीक है, सेल्स पर, तो लेकिन एक साल में 1200 ट्रांजेक्शन हुई है लेट्स सपोज,
तो आप उसको सिंपल एक लाइन आइटम लिखें डिस्काउंट और आगे उसकी अमाउंट लिख दें कि पूरे साल में इतना डिस्काउंट दिया। ठीक है, सेल हुई आपने आपने जो है शुगर भी सेल की है, ठीक है, आपने जो मोलेसिस है वो भी सेल किया है, बगास भी सेल किया है। तो अब देखिए तीनों डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। अब इस केस में आप इनकी जो है प्रेजेंटेशन वो डिफरेंट दिखा सकते हैं कि सेल की हेडिंग दी, उसके नीचे लिख दिया सेल ऑफ स्क्रैप और सेल ऑफ शुगर, सेल ऑफ मोलेसिस, सेल ऑफ बगास। ठीक है, सिमिलर नेचर की जो आइटम्स हैं आप उनको एग्रीगेट तरीके से दिखा लें, लेकिन जो डिसिमिलर है, ठीक है, नेचर है जिनका या फंक्शन है, आप उनको सेपरेटली प्रेजेंट करें। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपकी जजमेंट भी होती है ऑडिटर्स की भी और मैनेजमेंट की भी कि किस चीज़ को हमने एग्रीगेट बेसिस पे दिखाना है और किस बेस को चीज़ को हमने, चूँकि वो डिसिमिलर है तो उसको अलग अलग प्रेजेंट करना है। उसके बाद है जी ऑफ सेटिंग। ऑफ सेटिंग किसे कहते हैं कि ऑफ सेटिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ और इनकम एंड एक्सपेंसेस आर नॉट परमिटेड। ऑफ सेटिंग अलाउ नहीं है जी। ये नहीं है कि आपने एक जो है ना अपनी मेरे एसेट्स हैं जी, ये मेरे एसेट्स हैं, ठीक है, इन एसेट्स से रिलेटेड ये मेरी लाइबिलिटीज़ है, तो मैं इसको नेट ऑफ ना दिखा दूँ। लेट्स सपोज मैंने किसी के 100 रुपीज़ देने हैं और उससे मैंने अगर सेम पार्टी है, ठीक है, 50 रुपये लेने भी हैं, तो मैं नेट 50 रिसीवेबल दिखा सकता हूँ। लेकिन ये आपको IS 1 अलाउ नहीं करता, बल्कि आपको जो रेलिवेंट स्टैंडर्ड है ना वो अलाउ करेगा कि अगर ऑफ सेटिंग कहाँ कहाँ अलाउ। देखें ऑफ सेटिंग की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका लीगल इन्फोर्सिबल राइट हो, ठीक है, आपको लॉ और रेगुलेशन है वो परमिट कर रही हो कि आप इस तरह नेट दिखा दें, तो आप दिखा सकते हैं नेट। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो IS 1 है जो वो आपको सेटिंग अलाउ नहीं करता। ठीक है, आपको रेलिवेंट स्टैंडर्ड ही ऑफ सेटिंग अलाउ करता है कि किन चीज़ों को आपने ऑफ सेट शो करवाना है। उसके बाद है जी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने कितने सालों को एज ए कंपैरेटिव शो करवाना है। तो स्टैंडर्ड आपको गाइडेंस ये कहता है कि एटलीस्ट 1 ईयर, कम अज़ कम 1 साल आपने लाजमी दिखाना है। ठीक है, अनलेस इम्प्रैक्टिकल, अब ये वैसे होता नहीं, 1 साल तो आप दिखा ही रहे होते हैं, चंद एक केसेस में हो सकते हैं, लेकिन वो आउट ऑफ द स्कोप या स्टैंडर्ड से बाहर की चीज़ें हैं। आपने 1 साल की कंपेरेटिव मतलब लास्ट ईयर को दिखाना है। जैसे कि आप 24 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बना रहे हैं तो आपने 23 के कंपेरेटिव यूज़ करने हैं। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादा कब होते हैं कि जब कोई आपने एरर या कोई अकाउंटिंग पॉलिसी एडजस्टमेंट की हो जिसका इम्पैक्ट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव लिया हो, तो उस केस में आप मतलब 2-3 सालों के भी जो है कंपैरेटिव आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये थी ओवरऑल कंसिड्रेशन के कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं हम, उसमें ओवरऑल क्या है कि वो IFRS से कंप्लायंट हो, गोइंग कंसर्न की बेसिस पे बने हों, अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग यूज़ की गई हो, ठीक है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन में कंसिस्टेंसी हो, आपने डिफरेंट जो सिमिलर एसेट्स हैं उनको मतलब नेचर की आइटम्स हैं उनको एग्रीगेट कर दिया हो, या डिसिमिलर हैं तो उनको अलग अलग आपने सेपरेटली प्रेजेंट किया हो। ऑफ सेटिंग आपको स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करते, लेकिन जो रैली ये मतलब IS 1 अलाउ नहीं करता, बाकी जो दूसरे जो स्टैंडर्ड है वो आपको अलाउ करते हैं, तो आपने उसकी बेस पे कर भी देनी है। ठीक, और आपने कंपैरेटिव कितने सालों के देने हैं, ये ओवरऑल कंसिड्रेशंस थी। अब आ जाती हैं कुछ स्पेसिफिक कंसिड्रेशंस। स्पेसिफिक मतलब कि जो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आपकी चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और नोट्स, उनमें क्या मतलब चीज़ें आपने डिस्क्लोज करनी है, कैसे उनको प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब इसमें आप ये देख लीजिएगा कि इसमें ना कई जगह पर स्टैंडर्ड के रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि आपने अगर आपने डिटेल्ड स्टडी करनी है ना कि इस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो आपने वो रेलिवेंट पैरा रेफर करना है। ठीक है, इधर मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू के तौर पे बता दूंगा कि कौन सा ये किस जगह लिखा हुआ, तो आपने उधर से अगर आप पढ़ना चाहें तो रेफ़र कर सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर रेफ़र करें। उसके बाद अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। इसमें आपने क्या करना है, प्रेजेंट करनी है अपनी करंट और नॉन करंट आइटम्स को। ठीक है, अब वो करंट नॉन करंट एसेट्स भी हो सकते हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, या प्रेजेंट आइटम्स इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी।
लिक्विडिटी की बेस पे भी आप उनको क्लासीफाई, लिक्विडिटी मतलब क्या कि एक चीज़ है जी वो विद इन 6 मंथ रियलाइज़ हो जानी है तो उसको करंट एसेट्स में दिखा लें। एक आपके एसेट्स है वो जी काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल होना है, डिफरेंट मतलब नेचर का, आप उसको नॉन करंट दिखा रहे हो, लिक्विडिटी बेस पे भी दिखा सकते हैं। ये जो है मोस्टली जो बैंक्स वगैरह है ना उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडिटी बेसिस पे बनी होती है, ठीक है। आप उसको देखेंगे ना बैंक में सबसे पहले करंट एसेट्स इस तरह आ रहे होते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि करंट एसेट की डेफिनेशन क्या है। एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इंटेंडेड फॉर अ सेल और अ कंजम्पशन इन द एंटिटी ऑपरेटिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। कि वो एसेट जो रियलाइज़ हो जाएं या सेल हो जाएं, इंटेंडेड फॉर सेल रखे हुए हैं कि एंटिटी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मतलब 1 ईयर जो होता है। मोस्टली स्टैंडर्ड इसके बारे में ये कोई प्रॉपरली वो नहीं देते कि 1 ईयर ही है, ठीक है। वैसे हम जो है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 12 मंथ बेसिस पे बन रही होती हैं तो उसके बेस पे हम कह रहे हैं कि 1 ईयर की बेस पे नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल आप इसको ले सकते हैं कि वो करंट एसेट्स हैं या वो रियलाइज़ हो जाए विद इन 12 मंथ, ठीक है। अब देखें नॉर्मल ऑपरेटिंग लिखा है और साथ लिख दिया विद इन 12 मंथ, क्योंकि कुछ एंटिटीज़ होती हैं उनके नेचर ऑफ बिजनेस ऑपरेशन कुछ सीजनल नेचर के इस तरह के हो सकते हैं। लेट्स सपोज एक एसेट को डिस्पोज करने में कोई 13 महीने लग जाते हैं, 13-14 महीने, तो इस केस में आप उसको कोई नॉन करंट नहीं शो करवाएंगे बल्कि आप उसको स्टिल करंट ही शो करवाएंगे, ठीक। उसके बाद है जी कैश और कैश इक्विवेलेंट और हेल्ड फॉर प्राइमरीली फॉर ट्रेडिंग। अगर कोई आपने एसेट्स ट्रेडिंग के लिए रखे हुए हैं तो वो भी आपके करंट एसेट्स हैं। ये आपको बेसिकली गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें करंट एसेट्स हैं ताकि आप इनको करंट एसेट्स की क्लासिफिकेशन है उसमें प्रेजेंट करें। उसके बाद है जी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटी का भी सेम रूल वही है कि एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन एंटिटी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल हेल्ड प्राइमरीली फॉर ट्रेडिंग ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। क्या आपने 12 महीने के अंदर अंदर अगर इनको पे कर देना है तो वो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ है। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उस क्या है कि द एंटिटी डज नॉट हैव द राइट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड टू डेफर सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी फॉर एट लीस्ट 12 मंथ। कि लेट्स सपोज किसी बैंक्स वगैरह के हमें पैसे देने थे, ठीक है। अब वो उनके साथ कोई मसले मसाइल हो गए, लिटिगेशंस में चले गई कंपनी और बैंक्स दोनों, लेकिन जो मेच्योरिटी है वो डेट आ गई है और आप बैंक का राइट आप मतलब कंपनी का राइट भी नहीं है कि उसको ना मज़ीद पैसे रोक के रखे, उसको ना पेमेंट करना है। लेकिन चूंकि लिटिगेशन में चले गए हैं, मसले मसाइल हो गए हैं, ठीक है। तो इस केस में फिर क्या होगा कि आप उसको नॉन करंट लाइबिलिटी से करंट में क्लासीफाई कर देंगे क्योंकि आपका राइट ही नहीं है पेमेंट को डेफर करने का, ठीक है। वो तो किसी भी वजह से मतलब लिटिगेशन स्टार्ट हो गई है, मसले मसाइल हो गए हैं, उसकी वजह से वो जो है ना पेमेंट अभी रुक गई है, वरना तो आपने पेमेंट करना थी उसकी विद इन 12 मंथ, ठीक है। तो आप उसको करंट लाइबिलिटी में क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद है जी ऑल अदर लाइबिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट। कि इन 4-5 के अलावा जितनी भी फिर लाइबिलिटीज़ होंगी ना आप उनको नॉन करंट करेंगे। जस्ट लाइक एसेट्स भी ऐसे ही है कि इन 4 जो कंडीशंस हैं अगर किसी एसेट्स से रिलेटेड मीट हो जाएं तो ठीक है, वरना वो आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, अब देखो वो मोर देन 1 ईयर यूज़ होते हैं, ठीक है। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग भी नहीं होते और उनसे रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं आप उसको विद इन 12 मंथ भी नहीं कर सकते, वो ओवर द पीरियड चलने होते हैं, वो कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं होते, तो आप उसको इधर क्लासीफाई कर देते हैं। इसी तरह जो आपकी लीज लाइबिलिटी होती हैं, लेट्स सपोज अगर आपका लीज का कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 1 ईयर है तो वो ना तो आपने उसकी पेमेंट्स सारी पेमेंट्स विद इन 12 मंथ करनी है, ठीक है, ना वो ऑपरेटिंग साइकिल में करनी है, ठीक है। और आपके पास राइट भी है कि आप उसको डेफर कर सकें पेमेंट का क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने पेमेंट उसको मतलब 1-2-3 साल की जो फैसिलिटी लेटर उसमें लिखा हुआ है कि आपने पेमेंट्स करनी है, तो इस केस में वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। हाँ, उससे रिलेटेड जो आपका करंट पोर्शन होगा ना कि आपने लीज़ की पेमेंट्स करनी है, मतलब कुछ इंस्टॉलमेंट्स जो है ना आपने विद इन अ ईयर पे करनी है, उसको आप फिर करंट में भी शो करवा देते हैं, ठीक है। होता है ना कि आपने पढ़ा होगा कि आपकी जो नॉन करंट लाइबिलिटी है उसका करंट पोर्शन भी होता है, तो वो करंट पोर्शन वही है जो कि आपने विद इन 12 मंथ शो करवाना है, पे करना है, सेटल करना है, ठीक है। उसके बाद जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस, अच्छा ये एक चीज़ रहेगी, ये वो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज़ डिटेल्ड इन IS 1.54। आप IS 1 का जो पैरा है 1.54 पढ़ेंगे, उसमें आपको डिटेल दी गई है कि फेस पे
फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजीशन की फेस पे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो आप उधर से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है। फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड ऑन द फेस और इन द नोट्स, वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आप इधर से देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने नोट्स में डिस्क्लोज करनी है या फेस पे। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अक्सर जो आई कैप का क्यूसीआर डिपार्टमेंट है या अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वो इधर ही मतलब ऑडिटर्स को से एक्सप्लेनेशन कॉल कर रही होती हैं और इधर ही वो मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन कॉल करती हैं। ठीक है। कि IS-1 की प्रेजेंटेशन मतलब रिक्वायर करती है पैरा नंबर 1.54, ये चीज़ें आपने नहीं डिस्क्लोज़ की हुई। ठीक है। आपने नोट्स में ये चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी थी, आपने नहीं की हुई, तो हमें जो है ना इसकी एक्सप्लेनेशन दें। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको रेफरेंसेस दिए हुए हैं, आपने लाजमी इनको कंसल्ट करना है, ये एक दफ़ा लाजमी, क्योंकि उससे ये होगा कि आपकी ग्रिप जो है ना वो स्टैंड पे बहुत बेहतर होगी। आपको पता मतलब आपको एक ओवरऑल स्टैंडर्ड का ओवरव्यू होगा। ये नहीं होगा कि देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एक ओवरऑल है, आप इसको मतलब कह सकते हैं कि आपको पूरे स्टैंडर्ड का एक ओवरऑल व्यू दिया जा रहा है, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक एक कंप्लीट ग्रिप लेनी है ना, तो वो आपने जो रेलिवेंट ये नोट्स के रेफरेंस दिए हुए हैं ना स्टैंडर्ड की, आपने लाजमी कंसल्ट करना है। उसके बाद है जी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने डिस्क्लोज करनी है। एन एंटिटी प्रेजेंट ऑल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकग्नाइज इन अ पीरियड आइदर इन अ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। देखिए आप सिंगल भी बना सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था जब मैं आपको ये बता रहा था कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में। और आप टू स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। टू स्टेटमेंट में ये होगा कि आपने प्रॉफिट और लॉस की अलग सेपरेट स्टेटमेंट बनानी है और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की अलग बनानी है। अगर सिंगल बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बस। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों, क्योंकि उसमें प्रॉफिट और लॉस भी है और अदर भी है। लेकिन अगर सेपरेट बनाएंगे तो फिर आपने दो स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है जी। उनकी कंटेंट क्या होगा, क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी है, वो रेलिवेंट पैरे आपको दी गई हैं कि आप उधर से जाके देख सकते हैं। उसके बाद है एंटिटी मस्ट चूज़ बिटवीन, क्या एंटिटीज़ ने चूज़ करना है जी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हुए, फंक्शन ऑफ एक्सपेंस मेथड या नेचर ऑफ एक्सपेंस मेथड। फंक्शन ऑफ एक्सपेंस क्या है, जैसे कि ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, ये जो जिस तरह बन रही होती है ना कि सेल्स आ रही होती है पहले, लेस कॉस्ट ऑफ सेल, उसके बाद जनाब जिसे कह लें कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। ये देखिए इनके ना कि मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग है तो उनकी मेन चीज़ें क्या होती हैं, सेल्स है, उसके बाद एक्सपेंस के हिसाब से कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, फैक्ट्री में ज़्यादा खर्चे होते हैं। ठीक है। फिर एडमिन के खर्चे होते हैं, तो इस हिसाब से चीज़ें आती हैं, वो है फंक्शन ऑफ एक्सपेंस मेथड। दूसरा है नेचर ऑफ एक्सपेंस। नेचर ये बैंक्स वगैरह यूज़ करते हैं नेचर ऑफ एक्सपेंस मेथड, कि हमने लोन दिया, ठीक है, तो हमें इनकम इतनी आई, इंटरेस्ट इनकम इतनी, डिविडेंड इनकम इतनी, फ़लाँ इतनी, और अब नीचे जब एक्सपेंसेस दिखाएंगे तो फिर दिखाएंगे कि जो हमने लोन दिया ना लोगों को, वो औरों से लेके दिया। ठीक है, मतलब लोगों से डिपॉजिट्स लिए, तो हमने आगे फर्दर डिपॉजिट्स दिए। हमने जो डिपॉजिट्स दिए उस पर हमें इंटरेस्ट इनकम आई, और जो लोगों को दिए हमने वो हमारी फाइनेंस कॉस्ट है। तो इस केस से भी दिखा रहे होते हैं। ठीक है, इस सीक्वेंस में वो क्या है, नेचर ऑफ एक्सपेंस मेथड, जो बैंक्स, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज, लीजिंग कंपनीज जो है वो यूज़ कर रही होती है। उसके बाद है कि जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, अगर आप अलग स्टेटमेंट बना रहे हैं डिफरेंट या सेम भी बना रहे हैं, तो आपने ये दो चीज़ें कैटेगरीज लास्ट में दिखानी है। कौन सी, आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासीफाइड टू P&L और दैट मे बी रिक्लासीफाइड टू P&L, ये चीज़ें आपने दिखानी है। ठीक है। उसके बाद है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसमें क्या क्या चीज़ें आपने दिखानी है। देखो स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी, इक्विटी किसकी होती है, ओनर्स की। ठीक है, तो आपकी जो कम्प्रिहेंसिव इनकम होती है उस पर किन का हक होता है, ओनर्स का, या जो अगर कोई कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उस केस में पेरेंट कंपनी का और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का। तो आपने ये चीज़ें दिखानी है जी। टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, मैंने इतने पैसे कमाए, उसमें से ओनर्स का हिस्सा कितना है और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कितना है। ठीक है। अगर कोई आपने रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन या रीस्टेटमेंट डाली अकाउंट्स में, कोई एरर हो गया था या कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है, ठीक है, तो इस केस में आपने जितना इम्पैक्ट आया होगा ईच कंपोनेंट का, कि इक्विटी पे ये इम्पैक्ट आया है, ठीक है, रिटेन अर्निंग पे ये इम्पैक्ट आया है, उसके बाद जी मेरे जो OCI रिज़र्व थे उस पे ये इम्पैक्ट आया है, ठीक है, फेयर वैल्यू रिज़र्व पे ये है, तो वो आपने सारे इक्विटी में दिखाने हैं। ठीक है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन विद ओनर्स, कि ओनर्स के साथ ट्रांजैक्शन जो हुई है कंपनी की वो आपने इसमें दिखानी है। ओनर के साथ क्या ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, ड्यूरिंग द ईयर उनसे कंट्रीब्यूशन आए हैं,
ठीक है, उनको सेपरेटली शो करना है। आए क्या होंगे, कोई लेट्स सपोज कोई राइट इशू तो नहीं हुआ, कोई नए शेयर इशू तो नहीं हुए, कोई राइट इशू, कोई बोनस इशू, इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो वो आपने दिखानी है। या उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया आपने, एक है उनसे कंट्रीब्यूशन ली है, ठीक है, पैसे लिए हैं उनसे, दूसरा उनको डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, वो आपकी, आपने उनको डिविडेंड दिया है, ठीक है, या आपने कोई बोनस इशू किए हैं तो वो भी आप जो है ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में दिखा रहे होते हैं। उसके बाद लिखा है जी, फॉर ईच कंपोनेंट इन इक्विटी ना रिकन्सिलेशन, रिकन्सिलेशन दे रहे होते हैं कि आप ओपनिंग बैलेंस ये है जी, फॉर द ईयर प्रॉफिट मेरा ये आया, ठीक है, ओनर्स का हिस्सा इतना इतना है और बैलेंस अब इतना पड़ा है, ठीक है। डिविडेंड आपने दिया है तो उनको आप अल्टरनेटिवली भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, और ओसीआई जो आपके रिज़र्व है उसको भी आप अलग से नोट्स में भी डिस्क्लोज करते हैं और अपनी कर सकते हैं, और चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट भी बना सकते हैं आपको, मतलब ये आज़ादी है। उसके बाद जी कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो के बारे में वो ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं कि अगर आप कैश फ्लो के बारे में चीज़ें आपने देखनी, अब उसमें होता है ना यही कि कैश फ्लो का मैं वैसे आपको बता दूं कि डायरेक्ट मेथड भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की एक्टिविटीज़ को अलग शो करना है, उसके बाद जो है फाइनेंसिंग अलग और ऑपरेटिंग अलग, ठीक है। IS 7 आपने रेफ़र करना है, इंशाल्लाह ये भी हम पढ़ेंगे। लेक्चर जो है ना अपलोड कर देता हूँ मैं इसका भी, कि कैश फ्लो की क्या क्या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। उसके बाद है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी की, आपने उस कंपनी का नाम लिखना है, रिपोर्टिंग एंटिटी का, ठीक है। आपने बताना है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या ग्रुप की है, ठीक है। सेपरेट है तो आपने सिंपल नाम लिखना है कि अनकंसोलिडेटेड या जी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और अगर ग्रुप की है तो आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लफ्ज़ लिखना है। उसके बाद आपने हर स्टेटमेंट के ऊपर उसकी हेडिंग देनी है, और आप उसका पीरियड लिखना है। हेडिंग मतलब ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है तो वो लिखनी है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है तो वो लिखना है, ठीक है। और पीरियड, फॉर द पीरियड जो फॉर द ईयर बनती है उनके साथ फॉर द ईयर लिखना है कि दिस एंड दिस, और जो एज एट बनती है आपने उसका एज एट लिखना है। उसके बाद आपने उन सब के ऊपर प्रेजेंटेशन करेंसी का भी बताना है कि रुपीज़ में बनी हुई है या डॉलर्स में बनी हुई है, ठीक है। अगर आपने वैसे पाकिस्तान में सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रुपीज़ में ही बनती है, लेकिन अगर आपने साथ में डॉलर्स की प्रेजेंटेशन भी देखनी है तो आप PIA की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसल्ट कर सकते हैं। उसमें उन्होंने डॉलर्स में भी 7 कॉलम ऐड करके रुपीज़, और साथ ही उनकी इक्विलेंस डॉलर में भी दिखाई हुई है, तो आप उधर से भी इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, आपको समझ आई होगी कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे होते हैं वो बेसिकली IS 1 की एक रिक्वायरमेंट है प्रेजेंटेशन की, कि आपने ये चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। तो आप इसको ध्यान से सुने समझें, आपको इंशाल्लाह जो है ना चीज़ें समझ आएंगी, और आपको एक मतलब इंजॉय करेंगे आप ये चीज़ें। उसके बाद है आखिरी चीज़, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। नोट्स में आपने वो कह रहे हैं कि अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्राइब करनी है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस लिखनी है कि ये IFRS के मुताबिक बनी हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अडोप्ट की, क्या एस्टीमेट्स हैं, जजमेंट्स हैं, उनके बारे में लिखो, ठीक है। आपने फाइनेंशियल पोजीशन और ये जो स्टेटमेंट्स हैं इन पे फेस पे तो फिगर लिखी होती है, लेकिन उनके नोट्स में जाके अलग उनकी बाइफिकेशन दी होती है कि इसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। फर्दर जो है ना, किस लिए कि वो यूज़फुल यूज़र्स के लिए यूज़फुल फॉर अंडरस्टैंडिंग और उनकी डिसीजन मेकिंग में काम दे, ठीक है। आपने जो है ना सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर लिया। लेट्स वो स्टॉक है, आपने स्टॉक आपके पास 5 बिलियन का आ रहा है कंपनी का, शुगर की कंपनी है लेट्स सपोज, ठीक है। आपकी फेस पे तो पता चल रहा है कि वो सब कह रहे हैं कि माशाल्लाह बड़ा स्टॉक है जी 5 मिलियन का, ठीक है। लेकिन अगर नोट्स में जाकर देखें तो पता चलता है कि जी 5 मिलियन में ना कोई 4.9 बिलियन पे तो ना बैंक ने चार्ज क्रिएट किया हुआ है, प्लेज किया हुआ है, इन्होंने पैसे लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये देखें ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। वैसे देखने में तो लग रहा है कि बड़ा स्टॉक है, ठीक है, अच्छी हेल्दी कंपनी है, लेकिन नोट्स में जाके पता चला कि इस पे तो ली एंड चार्ज मॉर्गेज, मतलब जो मॉर्गेज सॉरी कह रहा हूँ प्लेज क्रिएट हुआ है चार्ज इस पे, तो इस स्टॉक पे तो, ठीक है। तो इससे हमारा डिसीजन जो है ना इम्पेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए आपने वो तमाम चीज़ें जो कि कंपनी को लग रहा हो कि ये यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है वो डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। अब देखें ना कंपनी की तो कोशिश या मैनेजमेंट की तो यही होती है कि कम से कम चीज़ें, मतलब होती नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती भी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑडिटर्स का रोल आता है, तो वो कैसे मैनेजमेंट से जो डिस्क्लोजर्स हैं उनकी कंप्लीटनेस इंश्योर करवाते हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं करते तो यू हैव राइट
टू मॉडिफाई योर ओपिनियन, आप रिपोर्ट में इम्पैक्ट लें उसका। उसके बाद है जी थर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कई दफ़ा ऐसी होती है, थर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तो करंट ईयर की बन रही होती है, साथ उसकी कंपैरेटिव आ रही होती है, तो दो तो वो होगी। थर्ड क्या है कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपने कोई पॉलिसी सही की, ठीक है, चेंज इन पॉलिसी या कोई एरर जिससे आपने ना कोई रेट्रोस्पेक्टिव री स्टेटमेंट या रिक्लासिफिकेशंस की, तो इस केस में आप 3 बैलेंस शीट प्रेजेंट करते हैं। मतलब लेट्स सपोज 24 की आप बना रहे हैं तो 24 आएगा, 23 और 7 22, ठीक है। तो ये आपने देनी होती है कि ओपनिंग स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड ओनली इफ इम्पैक्ट इज मटीरियल। अगर इम्पैक्ट मटीरियल है तभी तो आप उसको रिस्टेट कर रहे हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट इज, अब ओपनिंग स्टेटमेंट वो इसको कह रहे हैं थर्ड को, ठीक है। ओपनिंग स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड एज एट द बिगिनिंग ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग कंपैरेटिव पीरियड। बिगिनिंग ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग कंपैरेटिव पीरियड, कि जो कंपैरेटिव पीरियड आप दे रहे हैं ना उसका बिगनिंग, मतलब 24 है ना, अगर 23 कंपैरेटिव है तो 23 का बिगनिंग क्या होगा, 22 होगा, ठीक है। तो आपने 22 पे बनानी होती है, मतलब आपने 30 जून 22 की भी देनी है साथ में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको भी फिर आप उस पर लिख देते हैं कि ये रीस्टेटेड है, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद है तो क्या हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी थर्ड, क्या वो सारे नोट्स भी दें 22 के उठा के, नहीं। आप सिर्फ ओनली इंक्लूड नोट्स फॉर द थर्ड पीरियड रिलेटिंग टू चेंज, कि जिन नोट्स में चेंज आया ना बस आप वही दे दें, उन्हीं को बता दें कि ये थर्ड स्टेटमेंट हमने दी है। इसमें बेसिकली हम ये करते हैं, एक नोट डाल देते हैं अकाउंट्स में, ठीक है, और उसमें कह देते हैं कि ये एरर हुआ था पिछले सालों में, अब ठीक कर लिया है, उसका इम्पैक्ट ये है, और उसके रेलिवेंट जो इफ़ेक्ट हैं वो डिफरेंट जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसमें ये गए हुए हैं, ठीक है, तो आप उसी में बता देते हैं। उसके बाद है जी रिपोर्टिंग पीरियड। अकाउंट्स प्रेजेंटेड एट लीस्ट एनुअली इफ़ लॉन्गर और शॉर्टर एंटिटी मस्ट डिस्क्लोज द फैक्ट। नॉर्मली तो अकाउंट्स 12 महीने के बन रहे होते हैं, ठीक है, 12 महीने, मतलब स्टैंडर्ड आपको कह रहा है कि आपने 12 महीने के बनाने एनुअली, लेकिन आप शॉर्टर या जो है ना इससे बड़े ही बना सकते हैं, तो उसके आपने डिस्क्लोजर कर देना है कि आपने क्यों इस तरह कर रहे हैं। जैसे कि आप इंटरम बना रहे होते हैं तो उस केस में वो 6 मंथ के होते हैं, 9th मंथ के भी होते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें बता रहे होते हैं या ऊपर आपने पीरियड में लिख रहे होते हैं कि ये पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अच्छा जी, ये आर लिखा हुआ है, ये अमेंडमेंट से बेसिकली इसके बारे में लिखा हुआ है कि जब एंटिटी के पास राइट ना हो पेमेंट को डेफर करने का, वो कह रहा है कि ये अभी जो है ना अभी अमेंडमेंट इशू हो गई है लेकिन अभी इफ़ेक्टिव नहीं हुई, ठीक है। ओके जी, ये सारी चीज़ें थी IS 1 से रिलेटिंग। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी, इंशाल्लाह मैंने कोशिश की है कि आपको बताया जाए। मेरे पास अब वैसे भी अजान हो रही है, अब किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है डाउनलोड करके इनको देख सकते हैं। जैसे देखें ये कोलगेट की है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसका पीरियड कवर्ड है, एसेट्स की बाइफरकेशन है, रुपीज़ लिखा हुआ है कि रुपीज़ में बनी हुई है, ठीक है। ये देखें सारी, अब इन्होंने देखें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, एक ही स्टेटमेंट बनाई हुई है। चेंजेस इन इक्विटी आ गई, ठीक है, देखिए इन्होंने ट्रांजैक्शन विद ओनर्स दी हुई है। ये सारी चीज़ें आपने जो है अभी IS 1 की प्रेजेंटेशन में देखी। कैश फ्लो में ये होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और ये नोट्स हैं आपके, ठीक है। नोट्स में देखें आपने बताया नोट्स हैं, कंपनी के बारे में बताया, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस के बारे में बताया, और तमाम वो इन्फॉर्मेशन दी जो कि यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।